व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वे बैक होम। तो कहानी शुरू होती है यूनी नाम की लेडी से जो पेरिस के एयरपोर्ट पर अपना लगेज उतार रही थी, लेकिन तभी उसे डिटेन कर लिया जाता है। अब सीन कट होके पहुंचता है 2 महीने पहले, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल उसकी लाइफ में चल रहा था। यहाँ हम यूनी के हस्बैंड जिन को देखते हैं, जिनका एक गैराज है जिसकी कमाई से ये बेहद खुश थे। अब एक दिन जिन कहता है कि आज रात उसके दोस्त खाने पर आने वाले हैं, लेकिन यूनी उसे उन्हें कल बुलाने को कहती है क्योंकि आज उसे एक पाप हो गया है। उसने गलती से आज एक स्पाइडर मार दिया है जो कि अशुभ होता है, लेकिन जिन ये सब नहीं मानता तो वो उन्हें आज ही बुला लेता है। अब थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम था मुंडो जो कि एक बिजनेसमैन था और दूसरे दोस्त की एक कंप्यूटर शॉप थी। अब सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि फिर थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहाँ पे हम जिन के उसी बिजनेसमैन दोस्त को देखते हैं जो यूनी के घर खाना खाने आया था। उसके खाने के तरीके को देखकर यूनी परेशान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद हम उसकी लाश को पेड़ से लटका हुआ देखते हैं। उसने खुदकुशी कर ली थी और उस नोट में लिखा हुआ था कि लोन ना चुकाने की वजह से उसने ऐसा किया था। अब उसी रात जिन और यूनी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता और यहाँ से उनकी लाइफ में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे दोस्त पर्क ने $6 लाख का लोन लिया था और $2 लाख की गारंटर तुम बने हो और वो लोन तुम्हें चुकाना होगा। अब ये सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे। जिन कहता है कि मैंने उसे $50,000 का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे बिना बताए $2 लाख का लोन करवा दिया। अब वो उस ऑफिसर से बार बार कहता है कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। अब इसके बाद उनके पास पैसे चुकाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस लोन के चक्कर में उनका घर तक बिक जाता है और वो एक छोटी सी रेंट के घर में रहने लग जाते हैं, लेकिन अभी भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। तो जिन मुंडो के पास जाता है जो कि उसका दोस्त था। वो उसे एक काम बताता है जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे कुछ स्टोन्स की स्मगलिंग करनी होगी और कस्टम्स में उसकी पहचान थी जिसके लिए उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन ये काम यूनी को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहां से आ जाती है। अब घर आते टाइम लैंडलॉर्ड भी उन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्हें रेंट नहीं दिया था। अब उनकी ये सब बातें जिन सुन लेता और वो गुस्से में आकर मुंडो को फोन करके कह देता है कि मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। और वो कहता है कि ये काम तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ यूनी को करना होगा। और इसके बाद जिन और यूनी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि जिन ने उसे लोन क्यों दिया था, और गुस्से की वजह से जिन 2 दिन के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब एक दिन जब यूरी अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है तो उससे कहती है कि माँ, मुझे अपने स्कूल की दोस्तों की याद आ रही है, मैं स्कूल कब जाऊंगी। तो यहाँ यूरी ने उसके स्कूल से नाम कटवा दिया ताकि थोड़े पैसे बच सके, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। इसलिए वो मुंडो को खुद कॉल लगाती है और वो काम करने के लिए हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी को उसे आंट के घर छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहीं जिन जब घर वापस आता है तो उसे यूनी का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं थोड़े दिनों के लिए घर से जा रही हूँ। इधर हम यूनी को पेरिस एयरपोर्ट पर देखते हैं। वो अपना लगेज को लेकर काफी परेशान थी, उसे बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो उसे मिल जाता और सब कुछ होने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगती है। उसे वहाँ गाइड करने के लिए एक आदमी भी था जो उसकी मदद करने वाला था, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर को उस पर कुछ शक होता और वो उसे बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वो परेशान हो जाती कि आखिर उसे क्यों पकड़ लिया गया। तभी उसे गाइड वाला आदमी बाहर निकलते हुए दिखता है। वो उसे आवाज लगाती है, हे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जिसके चक्कर में पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। और जब यूनी का बैग खोला जाता है तो उसमें भारी मात्रा में कोकेन मिलती है, जिसे देखकर यूनी खुद हैरान हो जाती है कि अगर उसे ये काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते भी तो वो भी ना करती। तो उसके साथ यहाँ धोखा हुआ था। वो उन ऑफिसर को बार बार कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, पर अब वो फंस चुकी है और इसकी कितनी लंबी सजा उसे होगी ये उसे भी पता नहीं है। अब यहाँ उस गाइड वाले आदमी की मदद से मुंडो की गर्लफ्रेंड सूची को भी पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरिया में जिन को पता चलता है कि इसकी वाइफ को पेरिस में कोकीन के चक्कर में पकड़ लिया गया। अब ये सुनकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी दौरान उसकी बेटी रोने लगती है कि उसे अपनी माँ से मिले, तो जिन गुस्से में उस पर भी चिल्ला देता है, पर बाद में वो उससे माफी मांग लेता है। वहीं सूची को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन यूनी को ट्रेल के लिए ले जाया जाता है क्योंकि सब कुछ उसी के पास था। जो कोकेन उसके पास से मिली थी उसकी वैल्यू करीब $120 मिलियन थी। इधर कोरिया में जिन जाकर पुलिस को सब कुछ बताता है कि उसकी वाइफ को फंसाया गया है, तो वो ऑफिसर कोरियन एम्बेसी में फोन करता है जो पेरिस में थी। वो उनसे इस बारे में बात करता है, जिसके बाद जिन से कहा जाता है कि वो कुछ दिन तक इंतजार करे, एम्बेसी वाले उसे खुद फोन करेंगे। हम एम्बेसी के हेड हैंजो और उसके कलीग ली को देखते हैं, जिसे वो यूनी का केस के बारे में बताता है। तो वो उसे कहता है कि हमारे पास पहले ही बहुत सारे केस है, तुम इस लेडी से जाके एक बार मिल लो बस।
तो ली यूनी से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे कुछ टूथपेस्ट और दवाइयाँ देके एक पेपर पर साइन करने को कहता है। यूनी से पूछती है कि मैं कितने दिनों में यहाँ से बाहर निकलूंगी, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद यूनी उसके पैरों में गिर जाती है कि उसे एक बार अपने हस्बैंड से बात करने दो। वो बड़ी मुश्किल से उसे परमिशन देता है, लेकिन जब यूनी कॉल लगाती है तो जिन का कॉल बिजी आता है, लेकिन थोड़ी देर में वो उसे कॉल देख लेता और उठा लेता है। वो जैसे ही यूनी की आवाज सुनता है वो बीच रोड पर ही रोने लगता है। वो उसे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन यूनी को एक बार अपनी बेटी की आवाज सुननी थी। लेकिन दोस्तों, जब तक जिन फोन अपनी बेटी के पास लेकर जाता है उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो बेचारी रोती ही रह जाती है कि एक बार उसे अपनी बेटी से बात कराने दो। लेकिन ऑफिसर उसका फोन छीन लेते हैं। अब एक दिन जिन को पता चलता है कि सूची कोरिया वापस आ गई है। वो उसे मिलने जाता है और उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुम वापस कैसे आ गई, उन्होंने यूनी को क्यों नहीं छोड़ा। तो वहां बैठा ऑफिसर उस पर उल्टा चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वाइफ गुनहगार है, इसलिए उसे नहीं छोड़ा गया। अब उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में गुनहगार कौन है। गाइस, अब जिन को परेशान देख सूची उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुंडो को ढूंढना है तो तुम्हें उसके सबसे करीबी दोस्त हु को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे ही पता होगा कि वो कहाँ पर है। अब इसके बाद जिन ली को कॉल लगाता है यूनी के बारे में पूछने के लिए। तो वो उसे कहता है कि जिस जेल में तुम्हारी वाइफ है वो किसी होटल से कम नहीं है, इसलिए तुम आराम से रहो, टेंशन मत लो, बस एक लॉयर का इंतजाम करो और कुछ पैसों का, जिससे वो जल्दी बाहर आ सके। रात होने पे जिन जब घर आता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर फेंका हुआ है और ऐसा उसके लैंडलॉर्ड ने किया था रेंट ना चुकाने की वजह से। अब यहाँ जिन पहले से ही परेशान था, ऊपर से अब वो दूसरा घर कहाँ से ढूंढेगा। उसके पास तो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है यूनी के पास, जो उसे दूसरी जेल में भेजा जा रहा था, जो कि आम जेलों से बहुत ही अलग थी। वहां पे हर दिन कोई ना कोई कैदी मारा जाता है। ऐसी जगह यूनी का सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और असली मुसीबत उसकी यहाँ से शुरू होने वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही थी। अब एक रात उसके पास कुछ ऑफिसर आते हैं जो उसे कुछ मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, लेकिन वो नहीं लेती। तब वो लोग उसे बहुत मारते हैं और जबरदस्ती उसे खिला देते हैं, जिसके बाद यूनी बहुत टाइम तक सोती ही रहती है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो मुंडो के ऑफिस जाता है जहाँ कुछ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर उसे कुछ गुंडे उसे बहुत मारते हैं और अपने बॉस के पास लेकर आते हैं। वहां जाके जिन उनके बॉस को सब कुछ बताता है कि मैं भी मुंडो को ही ढूंढ रहा हूँ, और उसकी ये कहानी सुनकर वो उसे जाने देते हैं, क्योंकि मुंडो की तलाश उन्हें भी थी। उनके पैसे वो भी लेकर भाग चुका था। इधर जेल में यूनी के साथ हर रोज कुछ न कुछ बुरा होता जा रहा था, यहाँ तक कि वहाँ के कैदी उसके हाथों से उसका खाना तक छीन लेते थे और वो कुछ नहीं कर पाती थी। इधर जिन के पास पैसे ना होने के कारण वो अपनी बेटी को उसके आंट के घर छोड़कर चला जाता है। वो बहुत रोती है कि उसे अपनी मम्मी के पास जाना है, लेकिन जिन के पास कोई रास्ता नहीं था। अब एक दिन वो एक गली से जा रहा होता है कि तभी उसे हु दिख जाता है। वो उसके पीछे भागता है पर वो हाथ नहीं आता, जिसके बाद वो फौरन उसी ग्रुप के बॉस को बताता है जिन्हें उसकी तलाश थी, और ये सारी चीजें पता लगने के बाद वो बॉस अपने लोगों को काम पर लगा देता है। दूसरी तरफ कई दिनों के बाद जेल में यूनी की एक दोस्त बनती है जो उसकी रूममेट थी। उसके साथ वहाँ के लोग बहुत ही बदसलूकी करते थे क्योंकि वो एक अमेरिकन थी, लेकिन यूनी उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसे ही कमजोर पड़ जाओगी तो ये लोग तुम्हें और फायदा उठाएंगे, इसलिए हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर कोरिया में एक दिन जिन के पुराने मकान मालिक उसे बुलाकर यूनी के कुछ लेटर देती है जो कि उसने जेल से लिखे थे। वो कहती है कि ना तो मैं यहाँ पर सो पा रही हूँ और ना ही खा पा रही हूँ, यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है। उन सारे लेटर को पढ़कर जिन बहुत रोने लगता और उसे पता चल गया था कि वो किस हालातों से गुजर रही है। लेटर में ये भी लिखा था कि यूनी को कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि इस जेल में सब कुछ पैसों से मिलता है, इसलिए जिन लेटर और पैसे फौरन कुरियर ले जाता है। लेकिन वहाँ काम करने वाले उसे बताते हैं कि अगर तुम इसे एम्बेसी के जरिए भेजोगे तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, हमारे पास इसे 20 दिन लगेंगे। तो जिन ली को कॉल लगाता है पर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है, जैसे कि उसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं हो, और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं जो तुम्हारा सामान पहुंचाता रहूं। और इधर हम देखते हैं कि बॉस की मदद से हु को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे ले जाती है। इधर जेल में यूनी को सीनियर ऑफिसर के पास लेके जाया जाता है और वो ऑफिसर कहता है कि हमें तुम्हारी सजा 4 महीने और बढ़ानी होगी, क्योंकि जब तक मुंदाक का बयान नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो यूनी पहले से ही परेशान होती है, ऊपर से उसे इनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। वेल इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि यूनी को जिन का भेजा हुआ लेटर और पैसे मिल जाते हैं, जिसमें वो लिखता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ पे ठीक है, तुम हौसला रखो, हम तुम्हें जल्दी ही छुड़ा लेंगे। इस लेटर के साथ उसकी बेटी की फोटो भी थी, जिसे वो अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। इधर जिन अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि किसी भी तरह से वो यूनी को छुड़ा ले। वेल इधर कोरिया में हु की मदद से मुंदाक को पकड़ लिया जाता है और जब ये बात जिन को पता चलती है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उसे मारने लगता है।
लेकिन ऑफिसर उसे कहता है कि ये आदमी तुम्हारी वाइफ को बाहर निकाल सकता है, इसे मार दोगे तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। ये सुनकर जिन फौरन जाकर उसके पैरों में गिर जाता और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को छुड़वाना है, अब बस तुम्हारे हाथ में ही है। उसने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उसके साथ धोखा कर दिया। इधर यूरी जेल से ही लेटर लिखती है। अब वो जिन से कहती है कि जब दोबारा वो उसे लेटर लिखे तो उसकी बेटी की रीसेंट फोटो जरूर भेजे, उसे देखना है कि वो कितनी बड़ी हो गई है, और हाँ जब उसका बर्थडे आएगा तो वो उसे घुमाने जरूर ले जाए। जिन ये सब अपनी बेटी के साथ बैठकर पढ़ रहा होता है तो यूरी अपनी बेटी से कहती है कि बेटी अपने डैड को ज्यादा परेशान मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आती है। अब इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद मुंदोक का ट्रायल होता है जिसमें वो कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही यूनी को भेजा था, उसकी कोई गलती नहीं है। उसके इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिससे ट्रांसलेट करके पेरिस की कोरियन एम्बेसी में सेंड किया जाता है। अब जब इस बात की खबर यूनी को मिलती है तो वो बहुत ही खुश होती है और पूरे जेल में सबको बताती है कि मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ। अब 4 दिन बाद कोरियन एम्बेसी के पास वो सारे कन्फेशन मिल जाते हैं, लेकिन उसे खोलने से पहले एक आदमी गलती से उस पर कॉफी गिरा देता है जिसे उन सारे पेपर को फाड़ दिया जाता है और यहाँ जेल में कोई ऐसे पेपर नहीं पहुंच पाते जिससे यूनी की सजा 4 महीने के लिए और बढ़ा दी जाती है। अब जज को तो पता ही नहीं था कि मुंदोक अरेस्ट हो चुका है। वो पेरिस कॉल भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये जेल बहुत ही रिमोट एरिया में है और इसे वहाँ नेटवर्क भी नहीं आते। अब यूनी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर अफसोस ना तो वो उसकी लैंग्वेज समझ पा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर कोरियन एम्बेसी ने एक ट्रांसलेटर तक यूनी के लिए अरेंज नहीं किया और उसे वो वैसे ही वहाँ मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब एक दिन एक ऑफिसर यूनी को जंगल लेकर जाती है जहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। लोग वहाँ उनके साथ ऐसा करते हुए देख लेते हैं लेकिन वो लेडी फिर भी नहीं रुकती। अब यूनी जैसे भी करके उनके चंगुल से वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक बीच पर खड़ी हो जाती है। ये वही बीच था जहाँ पे कुछ महीनों बाद यूनी और जिन अपनी एनिवर्सरी के लिए आने वाले थे और यही सोचकर यूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तब तक वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और भागने के जुर्म में उसे ले जाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां पे खाने के नाम पे उसे कीड़ों के खाए हुए बंस मिलते हैं। और इसी तरह से पूरे 14 महीनों बाद यूनी जिन को कॉल लगा के बताती है कि जज ने उसे पैरोल दे दिया है, उसे अब एक सेपरेट अपार्टमेंट मिला है रहने के लिए जो कि शहर में है। अब वो उसे ये भी बताती है कि जो पेपर्स तुमने सेंड किए वो कभी यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है और मेरी सजा 4 महीने और बढ़ा दी गई है। ये सब जानने के बाद जिन एक बोर्ड लेके फ्रांस एम्बेसी के सामने खड़ा हो जाता है पर वहां उसे कोई भी नहीं सुनता। वो अपने कंप्यूटर वाले दोस्त के पास जाता है जो उसकी इस बात को ट्विटर पर डाल देता है जिसे फ्रांस एम्बेसडर देख लेता है और वो कोरियन एम्बेसी पर प्रेशर डालने लगता है कि वो पेपर्स कहाँ पर है जिसने जिन ने कॉफी गिरा दी थी। अब इस प्रेशर की वजह से ली को यूनी से मिलने जाना पड़ता है पर वहां जाके वो उसे सहारा देने के बजाय उसे और डराता है, इसलिए बेहतर होगा कि मेडिटेशन करो और ऊपर वाले से दुआ करो। पर यूनी कहती है कि उसे यहाँ के लिए डर लगता है। वो ऑफिसर के सामने घुटनों पर गिरकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे दोबारा से पहली वाली जेल में ही डाल दो, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं सुनते और बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। अब उस रूम में एक वर्ड मैप लगा हुआ था जिसे यूनी देखती कि वो बहुत ज्यादा दूर है अपने घर से। तब उसे समझ आता है कि अब शायद उसके लिए आसान नहीं होगा यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारनी है। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ कोरियन में जब ये बात जिन को पता चलती है तो फ्रांस एम्बेसी जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई कुछ भी नहीं बताता। अब वो इन सब से बहुत ही परेशान हो चुका था। वो खुद को आग लगाने लगता है जिसकी वजह से एक दिन उसे जेल में भी रहना पड़ता है। अब जेल से बाहर आने के बाद उसे एक न्यूज चैनल के प्रोड्यूसर मिलते हैं जो उसे सच सच बताने को कहते हैं। तो वो सारी सच्चाई उन्हें बता देता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो रिपोर्टर कहता है कि हमारी कंपनी चाहती है कि तुम्हारी वाइफ की स्टोरी कवर करें जिसके लिए हमें तुम्हारे साथ फ्रांस जाना होगा। अब ये सुनकर जिन को बहुत दिनों बाद एक उम्मीद नजर आती है कि शायद अब उसकी वाइफ बाहर आ सकती है। ये लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर यूरी को रखा गया था। चैनल वाले सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जिन को देखते ही यूरी को यकीन ही नहीं होता कि सच में वो उसके सामने खड़ा है या फिर वो उसके सपने में है, पर यह सच था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहते हैं, जिसके बाद जिन अपनी वाइफ को उनकी बेटी की एक वीडियो दिखाता है जो वो कोरिया से बनाकर लाया था। वो पूछती है कि मम्मी आप कहाँ हो, मैं आपका चेहरा तक भूल गई हूँ, प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाओ। अब उस रात दोनों एक साथ ही रहते हैं और 15-16 महीनों में जो भी गिले शिकवे थे वो सारी एक दूसरे से बयां करते हैं। और दूसरे दिन चैनल वाले उस जेल के जज के पास जाते हैं और वो ऑन कैमरा बोलते हैं कि हमारे पास कोई पेपर ही नहीं आया है, आप जाके कोरियन एम्बेसी में पूछिए। अब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही समय में एम्बेसी वालों की पोल खुल जाती है कि उनकी एक लापरवाही की वजह से कैसे एक बेगुनाह औरत पिछले 2 सालों से जेल में कैद है। अब उनका सच जानकर जिन को इतना गुस्सा आता है कि वो उनसे भिड़ जाता है और वहां पे सभी खड़े ऑफिसर उसे संभालते हैं। लेकिन अब टाइम आ जाता है इन लोगों को यहाँ से जाने का। जिन यूरी को आखिरी बार अलविदा बोलकर वहां से चला जाता है। अब वहां से जाकर चैनल वाले यूनी की पूरी स्टोरी को ब्रॉडकास्ट करने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन तभी फ्रांस एम्बेसी से लेटर आता
समझाता है कि इसे रोक दो, लेकिन चैनल हेड नहीं मानते और मीडिया की असली ताकत क्या होती है वो सबको बता देते हैं। वो उस पूरी स्टोरी को ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे कुछ पलों बाद वो इतनी तेज वायरल हो जाती है कि ली और उसके हेड का ट्रांसफर हो जाता है। हर जगह बस यूनी की बातें हो रही थी और इन सबको देखते हुए उसे एक नया वकील दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया की पावर क्या होती है, लेकिन इंडिया में मीडिया की क्या हाल है ये हम सभी जानते हैं। अब पूरे 2 साल बाद उसका ट्रायल होता है, जिसमें उसे 1 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसने पहले ही 2 साल जेल में बिता दिए थे। तो अब वो घर जा सकती है। अब जाते जाते जज उसे कहते हैं कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तो यूनी कहती है कि ये मेरी गलती थी, मैंने चंद पैसों के चक्कर में ऐसे कदम उठा लिया और मेरी गलती की सजा मेरा परिवार उठा रहा है। मेरी बेटी मेरा चेहरा भूल गई है, मैं अब बस घर जाना चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो रोने लगती है। अब कुछ दिनों बाद हम एयरपोर्ट पे यूनी के सपोर्ट में बहुत से लोगों को देखते हैं, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। थोड़ी देर में यूनी बाहर आ जाती है और उसके हाथ में एक डॉल थी जो उसने 4 दिन भूखे रहकर अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, ताकि वो उसे बर्थडे पर उसे गिफ्ट कर सके। अब जिन तो उसे देखकर पहचान लेता है, लेकिन उनकी बेटी नहीं पहचान पाती। तो यूनी कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तब उसकी बेटी उसके पास आकर आंसू पोंछती है और उसे गले से लगा लेती है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ खड़े सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब 5 महीने बाद पहली बार शहर में बर्फ गिरती है, तो जन सबको बुलाकर एक फैमिली फोटो लेता है। पर उसी दौरान उसके पास कोरियन एम्बेसी का कॉल आता है, जिसमें वो उसे बताते हैं कि एक गुड न्यूज़ है, आपकी वाइफ घर आने वाली है। मतलब दोस्तों, इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि वो घर आ भी गई है। तो सच में कहा जाता है कि गवर्नमेंट का काम बहुत ही ढीला होता है। जिन बिना कुछ बोले ही फोन काट देता है और फोटो क्लिक कर लेता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी का अंत हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हम पैसे कमाने के लिए गलत काम की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन फिर वही हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो गाइस, इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।